नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के अग्निवीर वायु सीरीज में। मैं हूं उमेश मौर्य और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए अग्निवीर वायु सीरीज में साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर। आज सेट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेट है ये भी। और जब आप इस सेट को सॉल्व करेंगे, जब मैं आपके साथ ये 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, तो आपको लगेगा कि यार कितने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस जरूरत होती है सिर्फ वहां पे कुछ चीजों को याद करने की, कुछ चीजों पे प्रैक्टिस करने की, है ना। तो सेट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सेट 2 में लेकर आया हूं और कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या आपको नए चैलेंजेस मिल सकते हैं और उनको कैसे हमें फेस करना है एग्जाम में, राइट। चलिए तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के टर्म में आपने बहुत सारी क्वांटिटीज को पढ़ा है, याद किया है, और आप सबको बेसिक यहाँ पे डेफिनेशन पता है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है ना। मतलब यह है कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इतना आपको पता है। तो इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देख के फटाफट इसको करेक्ट कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप देखिए, इसको आप क्या करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ पाता है ना कोई चीज, तो आप उसका फॉर्मूला दिमाग में याद करो। फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल W/Q। यानी कि किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पर्टिकुलर फील्ड के किसी पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वही उस चार्ज का पोटेंशियल होता है एट दैट पॉइंट, करेक्ट। तो अब देखो यहां पे वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, Q अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पूरा का पूरा ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपने इसको करेक्ट कर दिया। अब आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, एक आपको ऑप्शन यहां पे करेक्ट मिल गया, फटाफट इसको आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन, सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन आर रिस्पेक्टिवली W1, W2 एंड W3, देन विच कंडीशन विल होल्ड। मतलब कि यहां पे जो ऑप्शंस में गिवन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, है ना। तो देखिए यहाँ पे W1 इज लेस देन W2 लेस देन W3, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। अच्छा भाई, अब देखो बेसिक चीज आपको क्या करनी है। यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, वो कैसे लिखते हैं, हम mg लिखते हैं, है ना। और g की जो वैल्यू होती है वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। मतलब ये है कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे हैं तो वहां की g की वैल्यू कुछ अलग होगी, अर्थ के डीप में जाएंगे तो वहां पे g की वैल्यू कुछ और होगी, ऊपर जाएंगे तो वहां पे g की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन कुछ और कैसे होगी, आपको पता होना चाहिए कि जब आप अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं या अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है, राइट। अब देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कोल माइन, सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, है ना। तो कोल माइन मतलब यह है कि आपने क्या किया, सरफेस से नीचे अपने आप को रखा, सरफेस के नीचे आप गए। सी लेवल को आपको अर्थ सरफेस में ही कंसीडर करना है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे थोड़ा सा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो सी लेवल जो है वो बेसिकली क्या है, अर्थ का सरफेस ही है, और कोल माइन जो है वो आप अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, है ना। टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब आप ऊपर जा रहे हैं। अब आप याद करिए, मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि जैसे ही आप अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी। मतलब कोल माइन में भी वेट घटेगा, माउंटेन पे भी वेट घटेगा, और सी लेवल पे वेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो सी लेवल पे जो वेट है दैट इज W2, है ना। तो इसका मतलब यहां पे ये दोस्तों कि W2 जो होगा वो W1 से ग्रेटर होगा, और वहां पे W3 से भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब यहां पे है कि फोर्थ कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ दिमाग में रखा और उसके हिसाब से कंपेयर कर लिया, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे या अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे जी की वैल्यू घटती है, और जी की वैल्यू घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे बॉडी का वेट भी घटेगा, राइट। और सी लेवल एंड अर्थ सरफेस में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। थोड़ा सा वहां पे स्लोप का फर्क आता है, लेकिन सी लेवल एंड अर्थ सरफेस को हम बेसिकली क्या मानेंगे, अर्थ सरफेस ही मानेंगे इन द टर्म्स ऑफ जी, करेक्ट।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, द इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम के टर्म में यहाँ पे इंपल्स आपसे पूछ लिया जा रहा है ना। कंडीशन ये है कि जब बॉडी को थ्रो किया जा रहा है, नॉर्मली थ्रो किया जा रहा है वॉल में, तो वो क्या हो जा रही है, बाउंस बैक हो जा रही है ना। और बाउंस बैक जो हो रही है वो सेम वेलोसिटी के साथ हो रही है। तो भैया जब सेम वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक होगी तो वहां पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो मान लो यहां पे कि जो आपका P1 है वो क्या है, mvi है। आई कैप मान लेते हैं कि x के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली आपने बॉडी को नॉर्मली थ्रो किया वॉल में, है ना। तो ये इसका हो गया, राइट। अब अगर हम यहाँ पे P2 की बात करें तो P2 भी जो है वो क्या हो जाएगा, mv होगा, आई कैप होगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव लग जाएगा भैया, बिकॉज यहां पे क्या हो जा रही है, ये बाउंस बैक हो रही है। मान लो आपने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में फेंका और ये रिवर्स डायरेक्शन में बाउंस हो जा रही है। इसका मोमेंटम कितना था, mv था, राइट, mv आई कैप था। हालांकि चूंकि हम यहाँ के डायरेक्शनल पर्पज में बात कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे वेक्टर के टर्म में बात करना पड़ रहा है। अदरवाइज ये क्या है, मोमेंटम के टर्म, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ वेक्टर के टर्म में जब बात कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, mv आई ये भी रहेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो इक्वल करने में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है कि जब भी आप दो वेक्टर को इक्वल देख रहे हो और दोनों को इक्वल बना रहे हो तो आपको डायरेक्शन को भी इक्वल बनाना पड़ता है। और डायरेक्शन इक्वल तभी बन पाता है जब आप वहां पे साइन कन्वेंशन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, है ना। ये ऐसे हो पाता है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको डेल्टा पी अगर देखना है, डेल्टा पी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 देखना पड़ेगा, है ना। P2 क्या है, माइनस mv आई कैप, एंड P1 क्या हो जाएगा, माइनस mv आई कैप, है ना। अब आप इनको जोड़ो, क्या हो जाएगा, ये माइनस 2mv आई कैप हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखोगे, है ना, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में रख लो। अब आप इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, माइनस 2mv आई कैप, मतलब सिर्फ आप यहाँ पे क्या कर दो, ये साइन और आई को हटा दो और क्या मिलेगा आपको, 2mv मिल जाएगा, विच इज मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ दिस चेंज इन मोमेंटम। और मैंने आपको बताया है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, राइट। तो इंपल्स भी जो होता है वो क्या होता है कि वो फोर्स इनटू टी, मतलब कि पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, रीजन पे, वही उसका क्या हो जा रहा है, इंपल्स हो जा रहा है उस मोमेंटम के थ्रू। तो भैया यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2mv, और यही इंपल्स क्रिएट करेगा आपके पाम पे। यानी कि अगर आप उसको, जब बॉल रिवर्स होगी, जब आप उसको कैच करोगे तो आपके पाम में इंपल्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड लगेगा 2mv, राइट। आई होप आप सब इस सारे पॉइंट्स को पकड़ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ बिकॉज 25 क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करने में टाइम लग जाता है ना। तो बेसिक चीजें आप समझते चलिए, यहाँ पे कहाँ पे कौन सा पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ और उसमें कितना कैलकुलेशन है और कितनी कैलकुलेशन नहीं है। मैं कैलकुलेशन अगर यहाँ कर भी रहा हूँ तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन आप उसको हो सकता है ओरली भी कर लें, है ना। तो कैलकुलेशन के टर्म में आपको अपने आप को फास्ट करना है, ओरल कैलकुलेशन करनी है ताकि टाइम वहां पे बच पाए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस heat engine operates in Carnot cycle between 227 degree centigrade and 127 degree centigrade. It absorbs 6 into 10 to the power 4. ये देखो यहाँ पे 10 to the power 4 है, right? 10 to the power 4 joule at high temperature. The amount of heat converted into work is. अब देखो कार्नोट के द्वारा जो इंजन बनाया गया था, उस इंजन की जो एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी के थ्रू यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो हीट कन्वर्ट होगा वर्क में वो कितना होगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे जब आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात करते हो तो वो क्या होता है, 1 माइनस T1 अपॉन T2 अपॉन T1 होता है, राइट। अच्छा, अब जब भी यहाँ पे आप टेम्परेचर को रखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसको केल्विन में आपको चेंज करना पड़ता है ना। अब ये डिग्री में गिवन है, ये भी यहाँ पे डिग्री में गिवन है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि डिग्री में 273
केल्विन वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप T1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 227 प्लस 273 ये हो जाएगा 500 केल्विन। T2 को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। राइट, इतना क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करो, एटा को सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, इट मींस 500 माइनस 400 दैट इज 100 अपॉन 500। राइट, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1/5। राइट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो एफिशिएंसी है, अगर आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखो तो थ्योरेटिकल फॉर्म इसको लिखने में क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन यहां पे इनपुट एनर्जी या इनपुट जो हीट है ना, हीट ही क्या हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इंजन जो है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद जितना उसको वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, वही उसका क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है ना। आपको इसका मैं बेसिक एग्जांपल आपको दे पा रहा हूं। अगर आप जैसे कार देखते हो ना, कार क्या होती है, वो हीट कर जाती है। कार जब चलती है तो वहां पे क्या होता है कि जो हीट जनरेट होती है इंजन चलने पे, पेट्रोल जब बर्न होता है, डीजल जब बर्न होता है, तो हीट जो गिवन होती है, वो गिवन हीट पूरी तरीके से वर्क में चेंज नहीं हो पाती है, थोड़ा से वहां पे लैग आता है, और वही जो एनर्जी का लॉस है वो क्या होता है, इंजन को हीट करने में लग जाता है ना। तो वो एक तरीके से उसी तरीके से आपको समझना है। तो पूरी की पूरी एनर्जी वर्क आउटपुट में नहीं चेंज होगी, वही आपको यहां बताना है कि वर्क आउटपुट कितना मिल पाएगा अगर यहां पे इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। राइट, तो चलो आप यहां पे देखते हैं थोड़ा से कि वर्क आउटपुट क्या मिलेगा, W इज इक्वल क्या मिलेगा, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, यानी एटा इंटू इनपुट। राइट, तो देखो एटा की वैल्यू कितनी आई है, 1/5 आई है, और इनपुट की वैल्यू कितनी है, कितना एनर्जी दे रहे हैं, 6 इंटू 10⁴ जूल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6/5 इंटू 10⁴ जूल। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 है ना। क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, 1.2 इंटू 10⁴ जूल। देखो भैया कहां पे ये ऑप्शन है, तो ये यहां पे है डी में, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज डी। राइट, तो देखो यहाँ बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक चीजें दिमाग में रखनी है, कन्वर्जन भी दिमाग में रखना है कि अगर आप फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज गिवन है वो सब SI यूनिट में होनी चाहिए या सेम यूनिट में होनी चाहिए, ये जरूर याद रखना, अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। यहां पे किसी भी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कितना हो सकता है या नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ये समझने की कोशिश कीजिए यहां पे थोड़ा से। और आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जब भी चार्ज के टर्म में बात की जाती है, चाहे छोटा चार्ज हो चाहे वो बड़ा चार्ज हो, है ना, छोटे बॉडी में चार्ज हो चाहे बड़े बॉडी में चार्ज हो। तो भैया यहाँ पे जब भी चार्ज को क्रिएट करने की बात होगी, उसके अमाउंट की बात होगी, राइट, तो हमेशा आपके दिमाग में चार्ज की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। राइट, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या होती है, वो होती है Ne, यानी कि टोटल जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E, और E की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट, ये बेसिक चार्ज होता है, एक स्मॉलर चार्ज होता है कूलम के टर्म में, यानी कि इससे स्मॉलर चार्ज हम नहीं देख पाते हैं। और जो बड़ा चार्ज होता है, जब आप बड़े चार्ज की बात करते हैं, 1000 कूलम, 10,000 कूलम या जो भी अमाउंट देखते हैं, वो सारा का सारा बड़ा चार्ज, वो बड़ी क्वांटिटी इस बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। अगर वो चार्ज इसके मल्टीपल में नहीं आएगा तो इसका मतलब वो चार्ज क्वांटाइज्ड नहीं है, या यूं कह लें कि वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो भैया देखो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो वही चार्ज प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है उस बॉडी में। तो देखो 3.2 है, यानी कि अगर आप 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट
3.2 है ना, 4.2 ये मिलेगा, 4.8 मिलेगा, ये 3 टाइम्स मिलेगा, 6.4 मिलेगा कितने टाइम्स मिलेगा, 4 टाइम्स, लेकिन 4.2 इंटू 10⁻19 कूलम नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप 16 का ही टेबल पढ़ो तो 16 के टेबल में 42 नहीं आता है। इसका मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल में 4.2 इंटू 10⁻19 कूलम नहीं आएगा। इस वजह से ये चार्ज पॉसिबल नहीं है इस बॉडी में क्रिएट करने के लिए, राइट। तो फटाफट आपको यहां पे क्या कर देना, करेक्ट ऑप्शन कर लेना है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको क्वांटाइजेशन पता होना चाहिए था कि चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होल्ड करती है, और बेसिक फॉर्मूला क्या है। बेसिक फॉर्मूला यहां पे है टोटल चार्ज इज इक्वल टू यहां पे स्मॉल एन इंटू ई, एंड स्मॉल एन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, माइनस भी होगा पॉजिटिव भी होगा। जब माइनस होगा तो आप वहां पे किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज देखेंगे, प्लस होगा तो किसी बॉडी में आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, है ना। ये बेसिक चीज है चार्ज के टर्म में, आपको जरूर मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If alpha, beta and gamma are the coefficients of linear area and volume expansion of the solid cube, the relation between alpha, beta and gamma are। अब देखिए किसी सॉलिड क्यूब की बात कर रहा है, और जब भी किसी सॉलिड की बात आप करते हैं, किसी सॉलिड के थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो वहां पे बेसिकली तीन चीजें देखी जाती हैं, तीन टाइप के एक्सपेंशन को देखा जाता है। एक लीनियर एक्सपेंशन, एक एरियल एक्सपेंशन, और थर्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वन डायमेंशन में जब आप वहां पे एक्सपेंशन देखते हैं तो वहां पे अल्फा कोफिशिएंट काम करता है, टू डायमेंशन में जब आप देखते हैं तो बीटा कोफिशिएंट काम करता है, थ्री डायमेंशनल जब एक्सपेंशन देखते हैं तो वहां पे गामा काम करता है। लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो भैया मैं आपको बता दूं कि अल्फा जो है तो वो तो अल्फा अपने आप में है ही है, लेकिन बीटा का जो अल्फा से रिलेशन होता है वो होता है 2 अल्फा, राइट। और गामा का जो रिलेशन होता है वो होता है 3 अल्फा, राइट। तो यहां पे अब आप देखो कि जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन बनेगी इस वाले में, फर्स्ट वाले में 6 अल्फा इज इक्वल 3 बीटा इज इक्वल 2 गामा, राइट। तभी ये क्या करेगी, ये कंडीशन होल्ड कर पाएगी, है ना। इसका मतलब आप देखो अल्फा और बीटा के बीच में क्या रेशियो बनेगा, अल्फा और बीटा के बीच में रेशियो बनेगा यहां पे 1/2, राइट। तो यहां पे अगर आप करोगे 3 बीटा अपॉन 6 अल्फा तो क्या मिलेगा 1/2, राइट। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही किसमें, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इनके बीच में बेसिक रेशियो क्या होता है, तो वो रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। तो अगर आपको ये कंडीशन पता है 6 अल्फा इक्वल 3 बीटा इक्वल 2 गामा, लेकिन आपको न्यूमेरिक फॉर्म में वो रेशियो नहीं पता है, तो आप उस न्यूमेरिक फॉर्म में भी उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस तरह जब भी दिया रहे आप क्या करो, इसको रेशियो फॉर्म में लाने के लिए इसका एलसीएम देख लो। इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 6, है ना। 6 अल्फा 3 बीटा एंड 2 गामा का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब इसके लिए कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, राइट। इसके लिए कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, इसके लिए कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में जो न्यूमेरिक रेशियो आएगा अल्फा बीटा गामा के बीच, दैट विल बी 1:2:3, राइट। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद रहता तो अच्छी बात होती है, तुरंत आप वहां पे क्लिक कर लेते हैं, नहीं याद रहता तो आप ऐसे ही निकाल लेते हो बेसिक चीजें, है ना। तो ये इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे, थोड़ा सा आपको वहां पे रुकना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, राइट। चलिए, तो अगर दोनों फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई होप आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 चार्जेस 8 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at 2 centimeter apart, then the ratio of force exerted on charge 8 microcoulomb and 2 microcoulomb will be। अब दो चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज का एक सिस्टम है। पूछा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 8 microcoulomb एंड दिस, मतलब कि इस सिस्टम पे एक दूसरे पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा। तो भैया बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि यहाँ पे जो कोलंबियन फोर्स होता है दैट इज 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब यह है कि अगर यहाँ पे Q1 एंड Q2 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे गए हैं R पे, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे कुछ भी लो, सेम अगर चार्ज हैं, राइट, तो इनके बीच जो फोर्स होगा एक दूसरे पे इक्वल होगा। मतलब कि ये एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। तो भैया जब इक्वल फोर्स लगाएंगे
तो इनके बीच रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि 1:1 का रेशियो देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको कोलंबियन फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि जब आप इसको होल्ड कराते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, तो आप लाइक चार्जेज में इसको इक्वल फोर्स, इक्वल वैल्यू के टर्म में ट्रीट करते हैं, राइट। तो ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के टर्म में मैंने आपको लास्ट सेट में कुछ एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे भी आपसे ये पूछ लिया गया था, थर्ड चार्ज के इंट्रोडक्शन से चार्ज, जब चार्ज को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिस्टम पे किसी पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जब भी इस तरह से क्वेश्चन घुमा के बोले तो आपको सिर्फ वहां पे बेसिक प्रॉपर्टी समझना है, क्या बोल रहा है लैंग्वेज में, कैसे वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन विल। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपको ना यहाँ पे कुछ सॉल्व करना है ना ज्यादा सोचना है, सिर्फ आपको बेसिक चीज पता है कि सरफेस टेंशन होता क्या है और किन फैक्टर से वो अफेक्टेड होता है, मतलब कि किन चीजों को चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ना। तो इसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सरफेस टेंशन जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मान लो कि अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ा देते हो तो टेंशन उनके बीच जो लगता है वो क्या होता है, कम हो जाता है ना। मतलब कि पर यूनिट लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स है, जो टेंशन है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब सरफेस टेंशन वहां पे कम हो जाता है, राइट। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोई इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे और उस इंप्योरिटी की वजह से उसका जो एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है, वो एक तरीके से बढ़ रहा है उस इंप्योरिटी की वजह से, तो वहां पे तुरंत आप श्योर हो जाइए कि सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड विल डिक्रीज, राइट। मतलब आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ तब भी वहां पे सरफेस टेंशन घटेगा, उसमें वॉशिंग पाउडर डालो तब भी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, है ना। मतलब जितनी भी इंप्योरिटीज आप वहां पे डालो और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए तो वहां पे फोर्स यानी कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये मोटी बात दिमाग में रखिए। इस हिसाब से आप देखिए कि यहां पे जब आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लिए, बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसके काफी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स में। एप्लीकेशन के टर्म में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x equal 0 with an amplitude and a time period t, then time taken by the pendulum to reach x equal a/2 from the mean position will be। यहां पे मीन पोजीशन से पूछा जा रहा है कि जब आप किसी पेंडुलम को इतने डिस्प्लेसमेंट पे देखते हैं तो वहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, राइट। कितने टाइम पे वो इतना डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। पेंडुलम आपको पता है कि पेंडुलम यहां पे इस तरीके से आप देखते हो, है ना। तो जब आप इस तरीके से इसको ले जाते हो तो ये मैक्सिमम यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन आती है, ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो ये इसकी क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। तो मीन पोजीशन से a/2 पे टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछ रहा है मोटे तौर पे। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा t/12, राइट। ये हर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे a/2 पे, a/4 पे टाइम पीरियड क्या होगा ये एकदम से आप रट लीजिए, वहां पे आप डिराइव करने मत बैठ जाइएगा, बिकॉज टाइम वहां पे लग जाएगा, है ना। तो a/2 में क्या हो जाएगा, t/12 टाइम पीरियड मिलेगा, राइट। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फेज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जा रही है और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो फील्ड्स होती हैं। एक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां पे फेज डिफरेंस पूछ रहा है, वो फेज डिफरेंस कितना होगा, राइट। अब थ्योरेटिकली अगर आपको पता है तो आप वहां पे तुरंत करेक्ट कर लोगे, नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ बन पाता है, राइट। तो आप देखो, अगर आप यहां पे इस तरीके से ग्राफ बनाते हो तो
अब मान लो यहाँ पे मैं ये दूसरी वेव बना रहा हूं, राइट। तो देखो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ऐसा है तो ये क्या बताएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, राइट, यानी कि बी वेक्टर को दिखाएगा, राइट। तो ये आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये अब रिवर्स हो जा रहा है, और ये जो पहला वाला केस है वो फिर अब यहां पे मिल जाएगा इस तरीके से। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या मिल जाएगा? बी वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो ये देखो आप यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो भैया फेज डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेव्स दोनों बनती हैं वो 90 डिग्री पे बनती हैं, यानी कि इनके बीच, इन फील्ड्स के बीच में जो फेज डिफरेंस आप देखोगे वो 90 डिग्री का देखोगे, राइट। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? π/2 है। अच्छे से याद कर लें। और इसमें बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों फील्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किस तरीके से प्रोपागेट करती हैं, किन कंडीशंस के साथ, किन प्रॉपर्टीज के साथ, क्वेश्चंस किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when temperature is held constant, the pressure and volume of a quantity of gas are related as PV is equal constant. This relationship is known as, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन दे दी गई है आपको, एक तरीके से क्या दिया गया है? PV is equal constant। अगर टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट तो भैया सब कुछ तो दे दिया गया। अगर आपको बॉयल्स लॉ पता है, चार्ल्स लॉ पता है, गे-लुसाक लॉ पता है, कंबाइंड लॉ पता है, तो तुरंत आप पकड़ लोगे कि किस कंडीशन में कौन सा लॉ बैठता है। तो भैया जब भी टेम्परेचर को कांस्टेंट करे तो वहां पे आपको बॉयल्स लॉ समझ लेना है, अगर ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है तो, राइट। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के या इसको आप ऐसे देखें कि वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, है ना। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि PV इज इक्वल कांस्टेंट, यानी कि जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या मिलेगा? PV इज इक्वल कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया ये है कि जो इनिशियल वैल्यू है PV की वो फाइनल वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल P2 V2, राइट। ये भी अगर इस तरीके से भी कहीं गिवन है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वहां पे ये बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाता है, और वहां पे क्या कंडीशन बैठती है? वहां पे कंडीशन ये बैठती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब ये है कि V/T इज इक्वल कांस्टेंट। अब यहां पे भी कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहां पे मतलब ये है कि देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे मतलब ये हो जाएगा कि जो V/T है वो कांस्टेंट है। मतलब कि इनिशियल जो रेशियो है वो फाइनल रेशियो के इक्वल होगा। मतलब क्या है? मतलब है V1/T1 इज इक्वल V2/T2। कोई भी कंडीशन घुमा के आपसे पूछ सकता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कंडीशन भी होल्ड करेगा, मतलब V1T2 इज इक्वल V2T1, ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तुरंत देखिए उसको और वहां पे आंसर मार्क कर लीजिए। प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, याद हो जाना चाहिए एकदम से आपको। वहां पे मेरे तरीके से डेराइव करने मत बैठ जाइएगा, अदरवाइज वहां पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। अब देखो सीधा यहाँ पे जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट, डायरेक्टली एक फॉर्मूले के टर्म में ही आपसे पूछ ले रहा है, बस और कुछ नहीं है। स्पेसिफिक हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस कंडीशन, या उसकी डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली। तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि किसी भी मैटर के पर यूनिट मास को, पर यूनिट वेट को
हीट करने के लिए, अगर हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो जो रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको हीट की, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वही हीट उसके लिए स्पेसिफिक हीट का काम करती है, राइट। और ये हर मैटर की अलग अलग होती है, राइट। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि वाटर एक मैटर है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, ऑयल है, इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। तो आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि इनमें वाटर जो है, या बहुत सारे मैटर्स में से वाटर हमेशा स्पेसिफिक हीट ज्यादा रखता है। यही रीजन है कि वाटर जो है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है ना। बिकॉज गर्म करने के लिए आपको उसके पर यूनिट मास को गर्म करने के लिए आपको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है, और उसी यूनिट मास को ठंडा होने के लिए उतनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की ज्यादा होती है। यहाँ पे वैल्यू भी आपको एक तरीके से याद होनी चाहिए, मोटे तौर पे जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ताकि वैल्यू के टर्म में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको सॉल्व कर पाए, है ना। अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पावर ऑफ अ पंप विच कैन पंप 200 kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 9.8 सेकेंड विल बी। अच्छा, एक पंप से वाटर को इतने हाइट पे क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि उस पंप के द्वारा कितना पावर खर्च होगा, राइट। ये बेसिकली आपको समझना है, और आपको पता होना चाहिए कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टी, है ना। आप देखो वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन यहाँ पे यही तो मिलेगा कि कितने ग्राम मास को कितने हाइट पे पहुंचाया जा रहा है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी गेन होगी उस हाइट पे, वही उसके लिए वर्क डन हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा mgh, राइट। तो यहाँ पे आप W की वैल्यू क्या रख लोगे, यहाँ पे 200, 9.8 यहाँ पे रख लेते हैं G के लिए, और H की वैल्यू क्या है, 80 मीटर है ना। T कितना है, T यहाँ पे 9.8 सेकेंड है, राइट। अब आपको सॉल्व कर लेना, यही आपको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। देखो 9.8 9.8 दोनों को कैंसिल कर लेना है, और क्या मिलेगा, मिलेगा 8 2 16 एंड 3 0। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं, इसका ये यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वॉट, 16,000 वॉट। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आप जीरो देख रहे हो तो इसको आप स्मॉलर यूनिट में भी चेंज कर सकते हो, मतलब कि स्मॉलर वैल्यू में बड़ी यूनिट के साथ चेंज कर सकते हो। क्या मिलेगा, मिलेगा 16 किलो वॉट, राइट। यही इसका पावर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं इसे, बी में। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी। बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। बेसिक फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, और इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा आपसे वहां पे डेरिवेशन कराने की कोशिश नहीं करेगा एग्जामिनर, और ना ही कैलकुलेशन कराने की कोशिश करेगा, है ना। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और थ्योरी पता होनी चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीच सिग्नल ऑफ अ मैन इज transmitted after modulation and it sounded like that of a woman to the receiver. This discrepancy is due to। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर के द्वारा एक तरीके से यहाँ पे सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है, और मॉड्यूलेशन के बाद वहां पे जो वॉइस निकल के आ रही है वो एक फीमेल की वॉइस निकल के आ रही है। तो ये किस वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये साउंड वेव को समझना है, और वहां पे जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, जो एम्पलीफायर यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के टर्म में ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रॉन्ग बैंडविड्थ सिलेक्शन ऑफ एम्पलीफायर, एटेन्यूएशन ऑफ साउंड वेव, पुअर सिलेक्शन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, वेरिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। तो भैया यहाँ पे आपको बेसिक चीज पहले समझ लेनी है। बेसिक चीज ये है कि जब भी आप साउंड वेव को ट्रांसमिट कराते हैं तो साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव एक मैसेज का वेव होती है, मैसेज सिग्नल, है ना। आपने साउंड में क्या किया, मैसेज भेजा। लेकिन साउंड जब आप भेजते हैं, जब मैसेज भेजते हैं साउंड के थ्रू, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। लेकिन अगर इसको आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए वहां पे इसको करियर वेव की जरूरत पड़ती है ना। करियर वेव के साथ इसको क्या कर लिया जाता है, मॉड्यूलेट कर लिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव, राइट। अब ये मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो एक तरीके से ट्रांसमिट कर दी जाती है। फाइनली जो है जब इसको एम्पलीफायर में वहां पे बाईपास फिल्टर के द्वारा किया जाता है,
तो बाईपास फिल्टर में इसमें दो तरीके की फ्रीक्वेंसी बन जाती हैं। एक होती है जो करियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव, और करियर वेव से एक हायर फ्रीक्वेंसी की वेव बन जाती हैं। दो तरीके की वेव। एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी की एक वेव और उससे एक हायर फ्रीक्वेंसी की वेव, ये दो तरीके की वेव वहां पे बन जाती हैं। अब आप जब बाईपास फिल्टर लगाते हैं एम्पलीफायर के थ्रू, तो एम्पलीफायर में आपको बैंडविड्थ सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर आपने वहां पे ओरिजिनल बैंडविड्थ सिलेक्शन किया है तो वो आपको मेल की वॉइस मेल में देगा, फीमेल की वॉइस फीमेल में देगा। और अगर आपने बैंडविड्थ गलत सेलेक्ट कर लिया तो मेल की वॉइस भी क्या हो जाएगी, फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। जैसे आप कभी भी अगर आप ऑडियो सेटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भारी आवाज होती है जिसमें बेस ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, तो उसमें यही होता है कि आपने वहां पे रॉन्ग बैंडविड्थ सिलेक्शन कर लिया है, राइट। तो ये बेसिक फर्क है, इसको आप जरूर समझिए। और ये भी आप समझिए कि जो मेल वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है कंपैरिजन टू फीमेल वॉइस। फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसकी पिच ज्यादा होती है, और मेल वॉइस में लाउडनेस ज्यादा होती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली इन सब को दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन इन सब के टर्म में इंडिविजुअली बन सकता है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफाइंग प्रॉपर्टी, है ना, मॉड्यूलेशन और करियर वेव, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन सब के टर्म में इंडिविजुअली बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज में अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। तो भैया पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी चार्ज में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक चार्ज बॉडी है जो फोर्स फील नहीं कर रही है, राइट। तो वहां पे क्या पॉसिबल है, चार्ज इज एट रेस्ट, बिल्कुल। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी स्ट्रांग हो उसमें चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहली कंडीशन ये हमेशा याद रखिए। दूसरा है मोशन ऑफ अ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू अ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। भैया अगर ये कंडीशन रहेगी ना तो डेफिनेटली चार्ज में फोर्स मिलेगा, चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। तो ये कंडीशन जो है वो क्या करिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहीं पे आपको आंसर मिल गया, राइट। ये आपको करेक्ट कर लेना है। अगर आप देखेंगे चेक करने के लिए बाकी ऑप्शन को देखो, मोशन ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू अ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप प्रोपेगेट कराते हैं तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर वहां पे एंगल 0 बन जा रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, है ना। 90 डिग्री पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम वैल्यू के साथ, है ना। और मोशन ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू अ जीरो मैग्नेटिक फील्ड। भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स क्या लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो ये भी दिमाग में रखिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। मतलब कि जब आप चार्ज को परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करते हैं, रिलीज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी अगर आप ये कह रहे हैं कि चार्ज में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, राइट। तो ये अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a convex lens of a power 4D is placed at a distance of 40 centimeter from a wall. At what distance from the lens should a candle be placed so that its image is formed on the wall? Right? अब देखिए यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे हम वहां पे कैंडल को रखें ताकि जो इमेज है वो क्या हो, वॉल पे बने, राइट। तो आपको यहाँ पे पावर दिया गया है लेंस का पावर कितना है, 4D दिया गया है ना। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, U निकालना है ना। तो बेसिकली आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन फॉर्मूले को आप तभी यूज कर पाएंगे जब एटलीस्ट दो चीजें आपको पता हो, है ना। तभी आप थर्ड वहां पे चीजें निकाल पाएंगे। अगर इक्वेशन एक ही है आपके पास और 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल में से सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल पाओगे एक इक्वेशन के थ्रू। तो दो चीजें आपको गिवन होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपको यहाँ पे समझना है। पहले क्या समझना है कि यहां पे जो फोर्स मतलब 1/f जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो पावर के मिलेगा, या यूं कह लें कि जो फोकल लेंथ मिलेगा दैट इज 1/p के मिलेगा, है ना। तो यहां पे फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 1/p, तो 1/4 बिकॉज 4 डायोप्टर है,
इसका आप क्या निकालोगे 0.25, और जब भी इस तरीके से आप डायोप्टर में वैल्यू लेते हो तो मीटर में आएगा। अब चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है तो आप यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। ये एफ की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब आप लेंस का फॉर्मूला यूज करो। लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, राइट। ये आपको दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है। भैया आप यहाँ पे देखो, अगर आपको 1/u की वैल्यू निकालनी है तो 1/u की वैल्यू आप क्या निकालोगे, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f, है ना। और 1/v क्या मिलेगा, 40 सेंटीमीटर पे ही वो क्या बनेगा, इमेज बनना चाहिए, कंडीशन दी है ना। और जो डिस्टेंस है वॉल की वो क्या है, 40 सेंटीमीटर पे है, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा, f की वैल्यू कितनी मिली है, 25 मिली है ना। तो ये आप इसको इस तरीके से देख लोगे, 25 सेंटीमीटर, है ना। और ये क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख लो, यहाँ पे फॉर्मूले को आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा यहाँ पे क्या, 200/3, राइट। अच्छे से याद कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही ऐसे ही सॉल्व करना है, बेसिक चीज, फोकल लेंथ पावर के बीच रिलेशन और लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन जरूर याद रखिएगा, नहीं तो वहां पे जो वैल्यू है वो गलत आ जाएगी, राइट। चलिए अच्छे से याद कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 4 टाइम्स if the mass of a planet is 4 times the mass of the earth and the radius is half of the earth, then the gravitational acceleration of planet। अब देखिए किसी प्लैनेट का पूछ रहा है कि उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा अगर उसका मास अर्थ के मास का 4 टाइम्स हो जाए और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का हाफ हो जाए। दो कंडीशन दे दी गई है। अब आपको देखिए बेसिक चीज, मान लो कि प्लैनेट पे जो मास है वो क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, है ना। और रेडियस जो आरपी मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर ई का यहां पे हाफ, मान लो इसको ये ई हो जा रहा है ना। तो भैया अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जो जी पी की वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहां पे आप रख लो फॉर्मूला, जी एम पी अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, हर जगह के लिए एप्लीकेबल है ना, सारे प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है। तो आप देखो जीपी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो एमपी की वैल्यू आप रख दो। एमपी की वैल्यू क्या रखोगे, 4me, और आरपी की वैल्यू क्या रखोगे, आरपी की वैल्यू रखोगे RE/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो जब इसको तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, है ना। तो भैया ये आपको मिल जाएगा जीपी इज इक्वल 16 GME अपॉन RE, ये RE का होल स्क्वायर। अब ये देखो जो अर्थ के टर्म में मिलेगा उसका कितना टाइम्स मिलेगा, उसका मिलेगा 16 टाइम्स, यानी कि जो जीपी की वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज 16 टाइम्स ऑफ स्मॉल जीई, ये या स्मॉल जी, सिर्फ जीपी की वैल्यू क्या आएगी 16G। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। तो बेस्ट आपको यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज करना है ना। फॉर्मूला है उसमें आपको जो कंडीशन गिवन है कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लो, कंपेयर कर लो कितना टाइम्स आ रहा है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है ना। तो कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है अगर ये कंडीशन को हम यहाँ पे होल्ड कराते हैं तो, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 objects are dropped from heights h and 2h respectively, then the ratio of the time taken by them to reach the ground is। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया जा रहा है स्मॉल h and 2h हाइट से, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हाइट का फर्क आ रहा है, राइट। और आप देखो कि जो गैलीलियो की इक्वेशन है, गैलीलियो की इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल यहाँ पे u, अगर आप इसको देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 3 इक्वेशन होती हैं, एक होता है v = u + 80 और एक होता है v² = u² + 2s
एंड एस इक्वल क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये चीज आप जानते हो, राइट। तो आप देखो कि अगर आप यहाँ पे एस की वैल्यू रखना चाह रहे हो, कितना रखना चाह रहे हो, एस की वैल्यू रखना चाह रहे हो और उसको एस के फॉर्म में रखना चाह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो h की वैल्यू ये है और u यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। और जब आप 2h करोगे तो 2h में भी क्या हो जाएगा, हाफ ए, मान लो ये क्या है, t1 स्क्वायर है ना। तो यहां पे भी क्या लगेगा, a t2 स्क्वायर। तो भैया ये है। अब आप देखो यहाँ पे h अपॉन 2h जब करोगे, h अपॉन 2h जब करोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको t1 स्क्वायर, मतलब ये भी आप करोगे, ये भी आप करोगे रेशियो में, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, लेकिन t1 अपॉन t2 कैंसिल नहीं होगा बिकॉज लगने वाला टाइम डिफरेंट है। तो भैया t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर आप ऐसे कर लोगे, है ना। इधर का स्क्वायर जब आप इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल, यहाँ पे h कैंसिल हो जाएगा, क्या था 1/2, और जब आपने इधर का स्क्वायर इधर रखा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। भैया 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। इट मींस इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो भैया देखो करेक्ट ऑप्शन कहां पे है, ये ऑप्शन सी पे करेक्ट है ना। तो बहुत बेसिक था, आपने वहां पे सिर्फ क्या किया, गैलीलियो के थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लिया, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट हाइट से अगर फेंका जा रहा है बॉडी को तो लगने वाला टाइम डिफरेंट होगा, तो बस उसी को कंपेयर कर लेना है और कितना आएगा रेशियो, 1:√2, राइट। ये था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि वो पेयर बताइए जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिलेगा, है ना। तो भैया जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए फटाफट क्या करो, उसके फॉर्मूले को दिमाग में याद करो कि फॉर्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटीज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगी, है ना। तो मोटे तौर पे आप देखो, टेंशन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेंशन क्या है, एक फोर्स है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है ना। क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम हो सकता है, नहीं होगा, है ना। टॉर्क एंड मोमेंटम, टॉर्क एक तरीके का क्या है, रोटेशनल फोर्स इसको मान सकते हैं, राइट। और मोमेंटम क्या है, ये एक मोमेंटम है, मतलब कि वेलोसिटी के साथ जब मास को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मोशन में जो इंपैक्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, मोमेंटम की वजह से आता है ना। तो क्या इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, अब आप देखो टॉर्क का जो बेसिकली फॉर्मूला आप देखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, F इंटू एल कर लो, मतलब कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स है ना। अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में रखना चाहोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल एफ वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड विद पोजिशन वेक्टर आर, है ना। ये वेक्टर के फॉर्म इस तरीके से दिख जाएगा। तो आप देखो एफ इंटू एल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। और भैया mg जो होती है वो एक फोर्स की तरह काम करती है ना। F इंटू एच, एच का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो ये जस्ट लाइक वैसा ही फॉर्मूला बन रहा है, FH एंड FL। तो भैया यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम बनेगा। इस वजह से आपने यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लेना है फटाफट, बिना सोचे समझे। आपको मिल गया यहाँ पे FH FL सेम है जैसे, है ना। बस आपको थोड़ा से वहां पे फॉर्मूला याद रहना चाहिए और आपको कंपेयर करना है फटाफट कि किस तरीके से वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज में इक्वालिटी देखने को मिलेगी, तभी आप वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बना पाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी MLT स्क्वायर ये सब कहीं रखा नहीं रखा ना, बस आपको चीजों को याद मतलब फंडामेंटली ही समझ लेना है कि कहां पे सेम मिलेगा कहां पे सेम नहीं मिलेगा, राइट। चलिए मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए कि इन दोनों का जो सेम है वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A force is equal to I plus 5j minus 3k is applied on an object. This force vector is applied at a point located at 2I plus j plus 2k. What is the torque applied on the object with respect to origin? Right? तो आपको यहां बताना है कि एक फोर्स लग रहा है और जो फोर्स वेक्टर है एक पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है और वो जो पॉइंट है वो 2I plus j plus
के पे है, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो भैया मान लो कि ये आपका क्या है, एक एक्सिस है, राइट, और ये आपका क्या है, ओरिजिन है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट है और मान लो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। मान लो कि ये कोई रॉड है ना। रॉड का ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है ना, इसको आप क्या कर ले रहे हो, एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो जब ये पॉइंट का वेक्टर बता रहा है तो भैया आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट का जब भी वेक्टर बताएगा तो इसका मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है, मतलब कि आर वेक्टर बता रहा है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया और फोर्स वेक्टर भी मिल गया, है ना। इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स वेक्टर भी मिल गया। तो इसके थ्रू क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा, सीधा मैंने जो अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, टॉर्क इज इक्वल क्या, फोर्स इंटू आर, मतलब कि फोर्स वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ पोजीशन वेक्टर। वो आपको सॉल्व कर लेना है, मतलब इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है क्या, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज रूल जो मैंने आपको बताया था, है ना, आई और जे का, वो अगर आपको याद नहीं है तो आप ये मल्टीप्लिकेशन गलत कर दोगे। याद करिए, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव मिलता है, यानी कि जब आप आई क्रॉस मल्टीप्लाइड विद जे करते हैं तो आपको के मिलता है पॉजिटिव वैल्यू के साथ। के इंटू आई करते हैं तो जे मिलता है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप जे इंटू आई करेंगे तो आपको माइनस के मिलेगा, के इंटू जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा, राइट। ये दिमाग में जरूर रखिएगा, अगर ये नहीं आप कर पाएंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे गलत हो जाएगी। चलिए, ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हुए, इस रूल को याद करते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो मिलेगा वही आपके लिए यहाँ पे आंसर होगा, राइट। सॉल्व करिए इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A man uses a concave mirror for saving. He keeps his face at a distance of 25 centimeter from the mirror and gets an image which is 1.4 times enlarged. Find the focal length of the mirror. तो यहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ पूछ रहा है और कंडीशन यदि दी गई है कि जब ऐसा हो रहा है इस डिस्टेंस पे तो वो उसकी इमेज जो है 1.4 टाइम्स एनलार्ज हो जा रही है, मैग्नीफाई हो जा रही है। चलिए भाई, तुरंत यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है, ये आप सबको पता है ना। तो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, 1.4 टाइम्स है ना। और यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो क्या है, नहीं बताई गई है। वो क्या बता रहा है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे है ना। मतलब क्या है कि जब आप कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो वहां पे u की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे आप माइनस वी अपॉन माइनस 25 करेंगे, मतलब कि जो v की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 1.4 इंटू 25, राइट। मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, 14/10 इंटू 25 कर सकते हैं, राइट। ये ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा, ये v की वैल्यू मिलेगी, राइट। अब आपको क्या करना है कि फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/v इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। क्या करना है, ये मिरर फॉर्मूला यूज कर देना है। f की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे, u आपके लिए गिवन है, v आपने यहां से फाइंड ही कर लिया, बस सॉल्व भी तो करना है ना। तो बड़ा इजी है फॉर्मूले को लगाना, सिर्फ चीजों को रिलेट करना है यहाँ पे, किस तरीके से आप उसको रिलेट कर रहे हैं और अपनी डिजायर्ड वैल्यू को वहां पे आप सही तरीके से पा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When a body moves with simple harmonic motion, then the phase difference between the velocity and the acceleration is। अब यहाँ पे देखिए कि एक बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा, है ना। तो देखो भैया, इसको आप पेंडुलम के एग्जांपल से ही समझ सकते हो, है ना। अब आप देखो, ये अगर पेंडुलम है अपनी मीन पोजीशन से अगर ये डिस्प्लेस करता है इस पोजीशन पे, यहाँ पे अगर आता है तो जस्ट लाइक अगर आप ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तरीके से इसको देख रहे हैं तो ये एक SHM होगा,
मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो क्या होता है, एसएचएम की तरह बिहेव करता है। तो मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन के टर्म में ही इसको समझा सकता हूँ कि मान लो इस पॉइंट पे बॉब पहुंच रहा है, पेंडुलम का बॉब इस पॉइंट पे है, तो आपको पता है कि जब आप इसको कर्विलिनियर पाथ में देखते हैं तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो क्या बताता है, उसके वेलोसिटी वेक्टर को बताता है, राइट। और ये इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। पोजीशन भी आप कैसे मेजर करेंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे कितना ये डिस्प्लेस हो रहा है ना। और इस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। तो ये आप इसको इस तरीके से देख लो, मान लो कि ये एक्सेलरेशन है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे ये ओरिएंटेशन गलत हुआ है, लेकिन अब आप इसमें देखो कि एक्सेलरेशन और जो पोजीशन है उसके बीच में जो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो देखो AC ये है और V ये है, तो V इस डायरेक्शन में है और ये मतलब क्या है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल पूछ रहा है। भूल जाइए फिजिक्स यहाँ पे, जब आपने ये ड्रॉ कर लिया आपको बेसिक मैथमेटिक्स से लगाना है कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, राइट। अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 90 डिग्री, राइट। अच्छा ये था यहाँ पे। अगर आपसे ये पूछ लेता कि यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है और एक्सेलरेशन है उसमें कितना एंगल मिलेगा, तो पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन में यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा, राइट। ये सारी कंडीशंस दिमाग में रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो यहाँ पे कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो भैया यहाँ पे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपके लिए क्या है, T2 है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो ये 273 केल्विन में चेंज हो गया। अब अगर आप T1 की बात करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 373 केल्विन। अब आप देखो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या मिलेगा, मान लो दैट इज K, तो वो मिलेगा यहाँ पे T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना। तो यहाँ पे जो T2 की वैल्यू है वो क्या है, 273, राइट। और यहाँ पे T1 माइनस T2 क्या मिलेगा, 373 माइनस यहाँ पे 273 दैट इज 100, राइट। तो ये K की वैल्यू मिलेगी, मतलब 273 अपॉन 100। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और चूंकि यहाँ पे जो है वो आपको बेसिक वैल्यू के टर्म में यहाँ पे निकालना है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि किस तरीके से आपको वहाँ पे T1 निकालना है और T2 निकालना है, और वो भी वैल्यू वहाँ पे चेंज करके, मतलब कि वहाँ पे केल्विन में इसको चेंज करके, राइट। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider an object moving with constant acceleration along a straight road and distance covered by the object is given by equation this, then find the velocity of that object। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जो इक्वेशन है पोजीशन की वो इक्वेशन दे दिया गया है और पूछ लिया जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी वहां पे इनिशियल कंडीशन पे। तो भैया पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर को आपको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, डायरेक्टली आप यहाँ पे करिए, dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, यही होगा। अब आपको t वैल्यू क्या करना है, जीरो कर देना है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है और इनिशियल कंडीशन में टाइम क्या होता है, जीरो होता है। फटाफट सॉल्व कर लेना है, जहां जहां टी रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपके लिए जीरो हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी v इक्वल गामा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। बड़ी आसानी से तो आपने सॉल्व कर लिया, डिफरेंशिएशन आपको करेक्टली आना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मोटर इज 90 ohm, resistance of bulb is 60 ohm and a fan of resistance is 30 ohm are connected in parallel to a 240 volt source. Find the total value of current flowing through all the appliances। अब देखो तीन चीजें हैं यहाँ, पैरेलल कंडीशन में पूछ रहा है, तीन अप्लायंसेज हैं। पैरेलल कंडीशन में जब आप देखोगे तो उन अप्लायंसेज के जो रेजिस्टेंस हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा पैरेलल फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब कि 1/30, 1/60 एंड 1/ यहाँ पे कितना है 90, राइट। तो ये आपको अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। इस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। फाइनली जब आप वहां पे करंट निकालोगे तो वो आएगा I = V/R। ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और देखना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, राइट। सॉल्व करिए इस फॉर्मूले को लगा के, पहले इक्विवेलेंट आर की वैल्यू निकालिए और सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। V आपको पता है, V क्या है 240 वोल्ट, और R क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको रखनी है ना, वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए कितना इजीली आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, 25 क्वेश्चंस को। मुझे थोड़ा यहाँ पे टाइम लगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा था। आपने अगर फॉर्मूले याद किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा है, तो ये 25 सवाल आपके लिए 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट, वहां पे टाइम अपना सेव करके, राइट। तो आई होप इस वीडियो में आप इस मैसेज को जरूर समझ पा रहे होंगे कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, थ्योरी याद रखनी है, और वहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन इन्हीं के टर्म में बन रहा है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, राइट। चलिए तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।